हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मदर्स एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका जो इस संडे वाला पेपर है, यानी आपका जो 228 कोड वाला जीके वाला पेपर है, उसमें क्वेश्चन जो आपका जीके एंड जीएस वाला सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसमें देखते रहिए। जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको प्रॉपर आंसर, जो आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक पहला क्वेश्चन आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच स्टेट लॉन्च द कावाकम इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। ये एक वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। आपने देखा होगा केरला में कुछ समय पहले, केरला का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी थी। ठीक है, और जब आपके वायनाड में बाढ़ की स्थितियां बनी थी, ठीक है, और उसके बाद वहां पर भारी बरसात हुई थी, लैंडस्लाइड हो गया था, कई लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, इसको लेकर, या फिर कभी आपका जो अर्थक्वेक आता है, और जो ओशियनिक अर्थक्वेक होता है जिससे सुनामी जनरेट होती है, तो उसको लेकर ये एक सिस्टम जनरेट किया गया था केरला में। तो केरला में जो थुम्बा के वैज्ञानिक थे, उनके निर्देशन में ये पर्टिकुलर एक वार्निंग ऐप जनरेट किया गया था, ताकि लोगों तक इजीली और जल्दी से जल्दी कोई भी डिजास्टर आने वाला है उसका फॉरकास्ट पहुंच जाए, और जान और माल की काफी हानि हम रोक सकें। तो किस राज्य ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और केरला। ठीक है, तो इसमें केरला यूनिवर्सिटी का भी योगदान था, एर्नाकुलम इंस्टीट्यूट का भी योगदान था, और आईआईटी मद्रास ने भी इसमें क्या दिया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा स्टेट हो गया? डी, केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका कल्चर यानी डांस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश लिटरली मीन्स द डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस रिpertoires। ओके, निम्न का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। किसका नृत्य? जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि भारत में जो क्लासिकल डांस है वो 9 है, पहले 8 थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 9 क्लासिकल डांस हो गए। उसमें कुचिपुड़ी जो है वो कौन से स्टेट का फेमस है? आंध्र प्रदेश का है। इसी तरह से मोहिनी अट्टम जो मुख्य रूप से है वो कहाँ का है? केरल का है। कथकली जो है ये भी कहाँ का है? केरल का है। और भरतनाट्यम मुख्य रूप से कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो तभी शास्त्रीय नृत्य है। पर आपको जब भी कुछ समझ में ना आए तो आपको वर्ड पिक करने। देखो, जादूगरनी का नृत्य, तो देखो भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण करा था? मोहिनी। बहुत सारे मामलों में किया था, पर जब समुद्र मंथन चल रहा था तब राक्षसों का अमृत से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मोहिनी रूप धारण करा था। ऐसे ही माना जाता है जब भस्मासुर भगवान शिव को मारने के लिए आ रहा था, तब भी मोहिनी रूप धारण करा था, यानी सामने वाले को क्या कर देना? अपने में बिजी कर देना, यानी उसका ध्यान डाइवर्ट कर देना। ठीक है, उसको अपने मुंह में ले लेना। तो कौन सा रूप हो गया आपका? मोहिनी रूप। सिंपल है, जादूगरनी का नृत्य। यहीं से क्लियर पॉइंट पता चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? बी हो गया, मोहिनी अट्टम। ये जो चारों के चारों डांसेस हैं, ये रिलीजियस कोई ना कोई टॉपिक को लेकर आपके किए जाते हैं। और भरतनाट्यम का उल्लेख तो जो आपका नाट्य शास्त्र है, जो ऋषि भरत या भरत मुनि ने लिखा है, उसको लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका मंदिर पे से है, और ये जो मामल्लपुरम के मंदिर हैं,
ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। इंडिया के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में आपके प्लेस कितने, 43, उसमें से एक शामिल है। तो द शोर टेम्पल ऑफ मामल्लपुरम वॉज बिल्ड बाय, मामल्लपुरम की तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? 4 डायनेस्टी है और चारों साउथ इंडिया की डायनेस्टी दी है। तो मामल्लपुरम जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, इन्हें मामल्लपुरम के रथ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको पल्लव राजाओं ने बनवाया था, अलग अलग काल में जो पल्लव राजा हुए थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। जो डायनेस्टी आएगी वो कौन सी आएगी? पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सी हो गया। शी जिनपिंग जब आए थे भारत पहली बार, तब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी वो मामल्लपुरम में हुई थी, ठीक है। और यहाँ के जो रथ मंदिर हैं या तटीय मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखो फिर आपका इंपॉर्टेंट डांस का क्वेश्चन आ गया। आज लगातार लगता है सारे डांस के क्वेश्चन ही आएंगे आपके। गौर मारिया, अ डांस फॉर्म डैश स्टेट इज अ फेमस आर्ट फॉर्म of joy and invocation. It is the group dance and both men and women participate enthusiastically in this dance. गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। ये एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। जनरली आप महिला पुरुष दोनों के डांसेस देखोगे ना, वो ज्यादातर डांसेस ट्राइब में फेमस है। जो जनजातियां होती है, ट्राइब्स होती है, वो ज्यादातर ग्रुप डांस में यानी महिला पुरुष, मेल फीमेल दोनों उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अगर इन चारों में पूछूं तो सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स है ये भारत के कौन से स्टेट में रहती है? एमपी में रहती है। क्या एमपी ऑप्शन में है? नहीं है। एमपी से अलग होके कौन सा स्टेट बना था 1 नवंबर सन 2000 को? तो एमपी से अलग होके जो स्टेट बना था वो कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ वैसे भी आपने देखा होगा ट्राइबल बेल्ट वाला एरिया, नक्सलाइट बेल्ट वाला एरिया और है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कहां पर हो गया? छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया? गौर मारिया। यहाँ की जो लोकल ट्राइब है, स्पेशली जो गोंड ट्राइब है, गोंड ट्राइब भारत की सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है और सबसे पुरानी ट्राइब्स में से भी एक है। तो गोंड ट्राइब है, तो नृत्य का नाम कौन सा हो गया? गौर मारिया। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ठीक है, वापिस एक फेस्टिवल आया है और ये फेस्टिवल भी आदिवासियों द्वारा यानी जो ट्राइब्स होती है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो निम्न में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? अब देखो ट्राइब की बात हुई तो देखो कर्नाटक तो चलो एक बार के लिए भूल जाओ, उड़ीसा भी भूल जाओ, पर ट्राइबल वाले ये 2 स्टेट आपको परेशान करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लगभग लगती हुई जो बॉर्डर हो गई वो किसकी हो गई? झारखंड की। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में कौन सा फेमस पठार है? छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर प्लेटू, और उसी के आसपास वाला जो बेल्ट है वहां पर ये डांस किया जाता है, ठीक है। अब जनजातियां करती है, वैसे तो अगर ऑप्शन दोनों ही सही है पर आपको मोस्ट सूटेबल लिखना है क्योंकि आपको एक ही राज्य में देखना है, तो फिर इस राज्य का नाम आपका कौन सा आ जाएगा? गोंचा। गोंचा सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। क्या किया जाता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस का। अभी वक्फ संशोधन बिल चल रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम चल रहा है। इससे पहले विवाद हुआ था जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम पे। तो जब भी सरकार कोई संशोधन लाती है, सरकार अभी कुछ सालों पहले CAA लाई थी, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, तो ये उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, संविधान संशोधन में बार बार चीजें हो रही है तो आप संशोधन अच्छे से पढ़ लो ना, 5 लाइन पढ़ लो, उसके बाहर क्वेश्चन वैसे भी नहीं जाता। तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप में से सभी को पता है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए हैं, हमने जो हमारी इमरजेंसी है वो कहां से लिए।
तो जो हमने संविधान संशोधन लिया है वो कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। और हमारे आर्टिकल में जो संविधान संशोधन है वो किस में है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। और कितने विधियों से होता है? तो देखना हो इसके जो मेथड हैं संविधान संशोधन के, मेथड तो 2 हैं, और जो विधियां हैं, विधियां मतलब जो प्रोसेस है वो कितना है? ये 3 है। और आर्टिकल 368 में, और कौन से देश के संविधान से लिया है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है? कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज चलती है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सा संगीत चलेगा? कन्नड़ भाषा में। तो इनमें से कन्नड़ के कौन से कलाकार हैं? तो देखो इसमें गोपाल, पुरंदरदास, कृष्ण भारती और नारायण तीर्थ, ये 4 हैं। अब 4 में से ये जो 2 हैं, कौन कौन? एक तो पुरंदरदास और कृष्णा भारती, ये दोनों कन्नड़ के हैं। तो इधर तो ये वाले तो बेसिक कैंसिल हो गए। अब ये 2 बचे पुरंदरदास और कृष्णा भारती, तो इसका जो आंसर है वो कौन हो गए? पुरंदरदास। ऐसे कर्नाटक का जो आपका डांस है, हालांकि उसको हम क्लासिकल डांस नहीं कहते, उसको हम फोक डांस कहते हैं, पर वो जो फोक डांस है वो आपका कौन सा है? यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। तो यक्षगान मेनली कहां का है? कर्नाटक का। और कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? पुरंदरदास जी को। डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, एकदम स्पेसिफिकली चीजों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? अब क्यों आया क्वेश्चन? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल दिसंबर 2024 में जब विंटर सेशन चल रहा था तो विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन बचे हुए नहीं थे, इसलिए प्रस्ताव अपने आप ही क्या हो गया? गिर गया। तो आपसे पूछता है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सिंपल, करंट की घटना से उठा के स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो देखो कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 66, 74, 70 और 52। तो सिंपल इसका आंसर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया, कौन सा हो गया? आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्र जो राज्यपाल होता है, ठीक है भाई, आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति जो है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पर आपस में एक दूसरे को दिलाते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो भी किसको देते हैं? एक दूसरे को देते हैं। और जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो चेयरमैन होता है। तो एज अ उपराष्ट्रपति उसकी कोई ड्यूटीज नहीं है, पर एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसकी बहुत जबरदस्त तरह से क्या है? ड्यूटी है। दूसरा, उस पर कोई भी महाभियोग वहाभियोग नहीं लगता, क्योंकि उसको हटाने की प्रक्रिया का, देखो कहने का मतलब है हटाने के लिए प्रक्रिया के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, और अविश्वास प्रस्ताव को दोनों सदन से क्या करवाना पड़ता है? पास कराना पड़ता है। और जो प्रमोटर्स होते हैं वो मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 50 प्रमोटर चाहिए होते हैं। तो वो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तब वो उपराष्ट्रपति हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, जबकि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। तो इसमें ध्यान रख लेना, कौन सा हो गया? 66 हो गया। वो मैं आपको राज्यपाल का बताने लगा था, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। आगे देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तब हमारे संविधान में जो चैप्टर 3 है उसमें 7 मूल अधिकार दिए थे। एक और अधिकार दिया था जो बाद में संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। ठीक है, और उस अधिकार को 300A में डाल दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार हट गया। तो उस समय हमारे 7 थे। कितने मूल अधिकार मिले हुए थे? 7। पर बाद में वो संपत्ति का जो अधिकार था, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको हटा के 300A में डाल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे? कितने मूल अधिकार थे? 7। जबकि आज की डेट में कितने हैं? 6। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। द कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सूर्य, अंतरिक्ष, मौसम और सौर तारकीय कनेक्शन
पर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हाल ही में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। अब ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये पूरा एस्ट्रोनॉमिकल जो रिसर्च है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपको डायरेक्टली प्लेस याद रखना है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो इसका जो प्लेस हो गया वो कौन सा हो गया? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ की कैपिटल है? कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा कावेरी रिवर? निम्न में से कौन कावेरी की सहायक नदी नहीं है? मैंने अपनी सारी क्लासों में पढ़ा है कि भवानी, हेमावती और काबिनी तो है, जो मूसी है ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। जबकि आपको किसकी पूछ रहा है? कावेरी की। तो गलत बताना है, तो इसका आंसर कौन सा? मूसी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की, ठीक है। फिर देखिए, ये लोगों एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया। इन इंडिया द ओस, अमन और बोरो टर्म्स आर एसोसिएट विद विच ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग? भारत में ओस, अमन और बोरो शब्द का निम्नलिखित में से संबंध कौन सी फसल से है, कौन सी क्रॉप से है? गेहूं, चना, गन्ना और धान। धान मतलब चावल, ये चावल हो गए। तो सीधी सी बात है, अपने उत्तर भारत में तो चावल को किसमें माना जाता है? खरीफ में। उत्तर भारत में चावल को किसमें माना जाता है? खरीफ में। पर दक्षिण भारत में पूरे 12 महीना चावल बोया जाता है, तो वहां खरीफ वरीफ का नाटक नहीं है। तो वहां पर चावल की 3 किस्म बोई जाती है पूरे साल में, ओस, अमन और बोरो। तो ये तीनों किस्म जो है वो किसकी है? चावल की है, डी, यानी राइस। राइस बोल दो, धान बोल दो, पैडी बोल दो, चावल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और चावल में आपको मैंने बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी द्वारा खाया जाने वाला जो मुख्य खाद्यान्न फसल है, जिसका कंज्यूम सबसे ज्यादा आबादी करती है, वो चावल है। चावल के उत्पादन में दुनिया में कौन फर्स्ट है? चाइना। सेकंड कौन है? इंडिया। कंजप्शन में कौन फर्स्ट है? चाइना। निर्यात में कौन फर्स्ट है? इंडिया। इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? वेस्ट बंगाल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल बासमती। बासमती के लिए कौन सा स्टेट फर्स्ट है? यूपी। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस, और जो इंडियन का है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कटक। और कटक कहां पे पड़ता है? उड़ीसा। सिंपल है। तो आंसर इसका कौन सा हो गया? डी। चलिए आगे। हाँ, ये देखो, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम है रिन्यूड देयर पार्टनरशिप फॉर 5 ईयर इन विच सेक्टर? भारत और यूनाइटेड किंगडम में किस क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए अपनी साझेदारी को नवीनीकृत किया है? मतलब कौन सी ऐसी साझेदारी है जो इनके बीच पहले हो गई थी, अब उसको केवल और केवल क्या कर दिया गया है? अपग्रेड कर दिया गया। अब देखो, साझेदारी तो सारे क्षेत्रों में है, एग्रीकल्चर में भी ब्रिटेन के साथ है हमारी, एजुकेशन में भी है, स्वास्थ्य और जीवन पर भी और प्रौद्योगिकी पर भी है। पर जो ज्यादातर हमने यूके से डील करी है वो हमने डिफेंस सेक्टर और टेक्नोलॉजी को लेकर करी है। किस किस को लेकर करी है? डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। और हम उसको बार बार हमने लेटेस्ट में क्या किया है? अपग्रेड भी किया और कंटिन्यूस भी किया है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका, देखो है तो सारे ही सही, पर सारे में जो सबसे बेस्ट सही है वो आपका कौन सा हो गया? इसमें टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो वही एग्रीकल्चर का इजी सा क्वेश्चन आ गया। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्ट इन इंडिया इन द इंटरवल ऑफ? कृषि जनगणना कितने अंतराल में? तो ध्यान रखना, इंसानों की जनगणना तो होती है 10 साल में, और पशुओं की, एनिमल्स की, और एग्रीकल्चर जनगणना मतलब एग्रीकल्चर गणनाएं जो होती है वो 5 में होती है। तो इंसानों की 10-10 साल में होती है, और जीव जंतु की और फसलों की कितने साल में होती है? 5 साल में। याद रह जाएगा, आज के बाद नहीं भूलोगे। तो इसका जो आंसर हो गया ये कौन सा हो गया? 5, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द बजट डेफिसिट? बजट घाटा क्या है? अब आपको पता है घाटा कब होगा? देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी इसको तो बोलते हैं राजस्व और इसको बोलते हैं व्यय। यानी ये तो आया इनकम और ये गया आउटपुट, ठीक है। तो घाटा कब होगा? रेवेन्यू ज्यादा होगा तो फायदा होगा, और रेवेन्यू कम होगा, व्यय ज्यादा होगा तो नुकसान होगा। तो नुकसान के लिए आपको ये होना चाहिए, आपका जो व्यय है वो ज्यादा होना चाहिए। देखो इसमें व्यय पर सरकारी राजस्व, गलत। रेवेन्यू ज्यादा कहां है? रेवेन्यू ज्यादा होता तो फायदा हो जाता, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ मनी अलोकेट फॉर डिफेंस स्पेंडिंग, गलत, डिफेंस से कोई स्पेशली कोई लेना देना नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी अलोकेटेड फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, नहीं, देखो ये रिलेटेड है पर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। टू एक्सेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, ये देखो व्यय ज्यादा हो गया ना, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय की आकलन विधियों में से नहीं है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, कहने का मतलब है पहले आप क्या निकालते हो, जीडीपी निकालते हो, फिर जीडीपी के बाद आप क्या निकालते हो, जीएनपी निकालते हो, फिर आप क्या निकालते हो, एनएनपी निकालते हो, फिर आप क्या निकालते हो, नेशनल इनकम निकालते हो। और नेशनल इनकम निकालने की कुछ मेथड्स होते हैं, तो 3 मेथड आपको हमेशा ध्यान रखने हर क्वेश्चन में, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, 3 चीजें हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड सही है, प्रोडक्ट मेथड उत्पाद विधि सही है, आय विधि सही है, बैंकिंग विधि का कोई लेना देना नहीं है, तो आपको वैसे भी गलत बताना है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा मेथड हो गया, बैंकिंग मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम का बैंकिंग मेथड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इन 2015 द एमिनेंट Danseus and dash exponent Padma Subramaniam was selected for Kerala's prestigious choreography award, the Nisha Gandhi Purushkaran Institute by the State Tourism। ठीक है, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल का प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार दिया गया। तो पहली बात तो फिक्स है कि केरल सरकार जो कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार देती है वो कौन सी देती है, निशा गांधी पुरस्कार। तो आपको ये बताना है कि इनका संबंध किससे है, ये जो पद्मा सुब्रमण्यम है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है। अब आप यहां गलती मत कर देना, कई लोग क्या सोचेंगे, इन्हें केरल का दिया गया और केरल का कौन सा है, कथकली है, तो कथकली कर देंगे। भले इन्हें केरल का दिया गया पर ये कौन सा डांस करती है, भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम डांस कहां का, तमिलनाडु का। तो भरतनाट्यम मुख्य रूप से कहां का, तमिलनाडु का। पद्मा सुब्रमण्यम भी क्या करती है, भरतनाट्यम करती है। सत्या आपको पता है, सत्या असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका जो सही आंसर है ये यहीं से पता हो जाना चाहिए था आपको, पद्मा सुब्रमण्यम तो सीधे भरतनाट्यम। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। ये आ गया अब आपका 1 किलोवाट इस इक्वेशन, तो सिंपल ही है, ये तो कन्वर्जन टेबल से आप सिंपल निकाल सकते हो। इसमें क्या बताएं, 1 किलोवाट आपका हो गया 3600 किलो जूल पर आवर। ठीक है, आगे देखिए, हाँ ये देखो, व्हाट डज द पी इन पीएच, आपने देखा होगा जब पीएच स्केल देखते हो, जो आपकी एसिडिक होता है 0 to 7 और आपका बेसिक होता है 7 to 14, तो उसमें हम पीएच कहते हैं। तो पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में पी का मतलब, इस पूरे का नाम पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पी का मतलब क्या होगा आपका, पोटेंशियल। अब इसमें ध्यान रखना, गलती मत कर देना, स्पेलिंग अच्छे चेक कर लेना। तो ये आपका आंसर हो गया, तो ये बी पोटेंशियल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सा नॉर्मल सा और इजी सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला 45, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन और खनिज निम्न में से किसके लिए सहायक होते हैं। प्रॉपर ब्रेथिंग यानी श्वसन के लिए, नहीं, श्वसन के लिए तो प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्रॉपर स्वेटिंग, नो, पानी जिम्मेदार होता है। प्रॉपर फैट स्टोरेज, नहीं। कैरिड आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी, हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए। आपको पता है हम जो खाना खाते हैं वो 2 तरह का खाते हैं, एक भोजन या खाना जो हमें एनर्जी देता है यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स जो हमें एनर्जी नहीं देते। पर पानी भी हमें कहाँ एनर्जी देता है, पानी का पूरा ग्लास पी जाओ, कितनी कैलोरीज होती है, 0 कैलोरीज। पर हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिस तरह से हमारी बॉडी मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है, खाने को पचा रही है, सांस ले रही है,
एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बॉडी के पार्ट्स में आ रही है, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उसके लिए जरूरी होता है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कई बार पूछ लिया गया है, सिंपल सा, बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 45। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो अब आप व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की लेंथ कितनी होती है। अब देखो इसमें जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो देखो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसका एक है 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। अगर पहले मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊं तो देखो जनरली बैक्टीरियल सेल होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। और अगर छोटी सेल है तो आप इस तरह मान सकते हो 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ये दो इसके राइट आंसर हो सकते हैं। अब यहां देख लो 30 to 50, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एक सही है पर 40 तक बहुत दूर जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन है 3 to 5, 0 to। अब देखो ये 0.5 से स्टार्ट है और ये 3 to 5 जो है, ये 3 to 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम वो ऑप्शन सही मानेंगे जिसमें दोनों रेंजेस कवर हो रही है। तो दोनों रेंजेस कवर इसमें हो रही है, इसलिए हम इसे जो सही मानते हुए चलेंगे सूटेबल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। तो इसको 3 to 5 माइक्रोमीटर्स, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है 10⁻⁻⁶। मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब 6, नैनो मतलब 9, सिंपल माइनस में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्टेड, भारत रक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखो भाई लोगों, डिफेंस एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे चेम्सफोर्ड। लो भाई, एक मैंने हिंट दे दिया। इस समय भारत के जो वॉयसरॉय थे, वॉयसरॉय ऑफ इंडिया, ये कौन थे, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड कब से कब तक थे, तो चेम्सफोर्ड का जो पीरियड माना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं दो एक साथ ही लिख देता हूं, फिर आप खुद ही बता देना। आप खुद ही इसमें बताना क्या आंसर होगा। देखो दो गवर्नर है क्योंकि इनका ज्वाइंटिंग पीरियड माना जाता है। एक गवर्नर तो थे 1910 से लेके 1915 तक जो गवर्नर थे, जो भारत के वॉयसरॉय थे, वो कौन थे, हॉर्डिंग। ये कौन थे, हॉर्डिंग। और 1915 से लेकर, ठीक है, 1900 एक्चुअल में ये 15 नहीं है, बाद में 16 में आए थे। तो 1916 से लेकर 1921, और इनका पीरियड 16 तक कर लो। ये जो थे इस समय कौन थे, चेम्सफोर्ड। ये कौन थे, चेम्सफोर्ड। तो ये जो सुरक्षा अधिनियम आया था ये किसके काल में आया था, तो कई बार आपको हिस्ट्री में पूछा हुआ है। ये कब आया था, जब भारत के कौन थे, हॉर्डिंग थे। हॉर्डिंग थे, लॉर्ड हॉर्डिंग वही है जिस पर बम फेंका गया था दिल्ली के चांदनी चौक के पास में, और ये वही है जिसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी। ठीक है, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, और हॉर्डिंग का पीरियड है 10 से लेके 16, और ये एक्ट जो आया था ये कब आया था, 1915 में। तो एक तो ईयर याद रख लेना 1915, और डिफेंस एक्ट किसके समय आया था, तो ये भी याद रख लेना, कौन हो गया, लॉर्ड हॉर्डिंग। और क्यों आया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो महाराजा था जिसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, और उसकी पत्नी थी मैडम मैरी, वो दोनों भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इसलिए ये उसके समीक्षा करके गए, और उसके बाद फिर ये तीसरा एक्ट क्या हो गया था, 1915 में पारित हो गया था। उसका आंसर कौन सा हो गया, सी, 1915। आगे देखिए 48, which Bangalore based startup unveiled a prototype air taxi named शून्य। बेंगलोर स्थित किस स्टार्टअप ने शून्य, शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य नामक प्रोटोटाइप एयर टैक्सी का अनावरण किया। कैसी टैक्सी, एयर टैक्सी। ठीक है, तो अर्बन फ्लाई सॉल्यूशंस, एरो इंडिया टेक, स्काईवे एविएशन और सरला एविएशन। बताइए, और ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी, वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए जो जनरल पॉइंट है वो आप इसमें एक बार देख सकते हो। बताओ फटाफट से, स्पीडली। फर्स्ट,
ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बोला था। किस तरह से बोला था, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से। तो फिर इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, डी हो गया, यानी सरला एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। Who was awarded the Nobel Prize in Physics in 1909 along with the Carl Ferdinand Braun for the development of practical wireless telegraphy? वायरलेस टेलीग्राफी जो होती है ना, टेलीग्राफ होता था मतलब बेतार, जिससे अपन बाद में टेलीग्राफ से टेलीग्राम नहीं आता था क्या, टेलीग्राम सिग्नल भेजे जाते थे, ठीक है, और वायरलेस सिस्टम होता था, और इसको रेडियो से कनेक्ट करते हैं। और इसको लेकर इस वैज्ञानिक पर आरोप भी लगते हैं कि इसने हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे जेसी बोस, उनका फॉर्मूला चुराया और चुराकर रेडियो बना दिया। जबकि रेडियो के बारे में सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च किसने की थी, डॉक्टर जेसी बोस ने की थी, और अब तो इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो देखो, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि अब इस व्यक्ति का नाम हटाया जा रहा है और हर जगह जेसी बोस का नाम आएगा। देखो, निम्न में से किस 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जॉन मिशेल, विल्हेम रॉन्टजेन और गुग्लियो मार्कोनी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया, मार्कोनी। और इसी मार्कोनी ने डॉक्टर जेसी बोस का फार्मूला चुराया था और उसको लेकर रेडियो का क्या कर दी थी, डिजाइन कर दी थी, क्योंकि रेडियो भी कैसी डिवाइस होती है, वायरलेस। तो आंसर लिख देना गुग्लियो मार्कोनी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आए इस वाले में, आपके सेगमेंट में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। अशोक सेंड अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्म led by him son महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू विच कंट्री? ठीक है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मिशन कहां भेजा था? कलिंग, लंका, कंबोडिया, थाईलैंड। सिंपल सा है। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, जो विदिशा कुमारी से उसके पुत्र थे, और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। ये लो, और श्रीलंका को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सिलोन। और सिलोन को क्या कहते हैं? सिंहल द्वीप। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार। और ऐसा करने वाला 22वां देश कौन सा बन गया है? श्रीलंका बन गया। और कई डील भी हमने श्रीलंका से करी है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? श्रीलंका। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? ठीक है, तो चलिए फिर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जब ये अपलोड होगा वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार। कोई दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करके टेस्ट देते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।